नमस्ते बच्चों। हिंदी के इस कालांश में आप सबका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ेंगे सांवले सपनों की याद का शेष भाग इस वीडियो में। तो जैसा पहले बताया था कि वे पक्षी प्रेमी थे और उनका अंत हो चुका है। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके थे। आगे बढ़ते हैं। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, D.H. लॉरेंस की मौत के बाद D.H. लॉरेंस भी पक्षी प्रेमी थे। D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि पक्षी प्रेमी थे। गौरैया से बात करते होंगे, कुछ बोलते होंगे, उसे भगाते नहीं होंगे, जिससे गौरैया निडर होगी। और शायद ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें कि पक्षी एकदम मनुष्य से नहीं डरते। जिनको जानते हैं कि ये हिंसक नहीं है, ये मारेगा नहीं, वे उनके पास आते हैं और उनकी हरकतों से ऐसा लगता है जैसे बात करना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो, या पक्षी कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है। मुझसे भी ज़्यादा जानती है। ठीक है। फ्रीडा ने कहा कि वह गौरैया मुझसे भी ज़्यादा जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन जो हवा में चलाते हैं, पक्षी उच्छी को केवल घायल कर देते हैं, मरता नहीं है, तो उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। ओ लॉरेंस की तरह नैसर्गिक क्या है? प्राकृतिक, नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू क्या होता है? जिसे समुद्र वगैरह में कोई उभरा हुआ भाग होता है समुद्र के बीच में, जिसे आप लोग शायद आयरलैंड बोलते हैं। तो प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। एक छोटा सा टापू बनने की बजाय वे क्या थे? अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी होता है, जो सदैव घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, पर्यटक होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? यायावर। और यायावरी घुमक्कड़पन, उनकी यायावरी से परिचित हैं। उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं, सुराग खोज उनकी जानकारी के लिए निकले हैं, और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते
क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं, हृदय भावुक है, सालिम अली तुम लौटोगे ना? तो यह है लेख किसका? जाबिर हुसैन का। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न क्या है? किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। एक घटना ने, गलती से एयरगन से गौरैया घायल होकर गिर पड़ी और उसने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। दूसरा क्या है? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? किसकी? प्रधानमंत्री जी की। तो क्या हुआ होगा? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली संबंधी खतरों की बात उठाई होगी। वहाँ क्या खतरा था साइलेंट वैली में, इसके बारे में उनसे कहा होगा, जिससे वे उनकी आंखें नम हो गई होगी। ठीक है। तीसरा है, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? तो क्या होगा उत्तर? लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस की गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इस पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। प्रश्न नंबर 4, आशय स्पष्ट करना है। क्या है आशय स्पष्ट? आशय मतलब भावार्थ। कहने का अभिप्राय क्या है, यह इसका मतलब है। ओ लॉरेंस की नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वे लॉरेंस की जिंदगी के नैसर्गिक मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या है भाव, स्पष्ट हो जाएगा। प्रकृति में खो जाना नैसर्गिक, प्राकृतिक होता है। तो अंग्रेजी के कवि D.H. लॉरेंस प्रकृति के प्रेमी थे। उनका जीवन प्रकृतिमय हो चुका था। उन्हीं की भांति सालिम अली भी स्वयं को प्रकृति के लिए समर्पित कर चुके थे। यहाँ तक कि वे स्वयं प्रकृति के समान सहज, सरल, भोले और निश्चल हो चुके थे। यहाँ नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप के दो अर्थ हैं: प्रकृति में खो जाना, प्रकृतिमय हो जाना, फिर प्रकृति के समान सहज सरल हो जाना। ठीक है। फिर ख क्या है? ख है, कोई अपने जिस्म, शरीर की हरारत, थकावट और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? यह किसके बारे में कहा गया है? सालिम अली के बारे में। तो देखते हैं। लेखक कहना चाहता है कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा पक्षी प्रेमी और कोई नहीं हो सकता। सालिम अली रूपी पक्षी मौत की गोद में सो चुका है। अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन उसके दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हलचल उसके शरीर में डाल भी दे, तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। वे मौलिक थे, मौलिक स्वाभाविक थे। किसी और की धड़कन और हलचल सालिम अली के सपनों को पुनः जीवित नहीं कर सकती।
आशय यह है कि उनके जैसा पक्षी प्रेमी प्रयास पूर्वक उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसमें ग क्या दिया है? सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। ठीक है, तो देखिए इसका भी, सालिम अली प्रकृति के खुले संसार में खोज करने के लिए निकले। उन्होंने स्वयं को किसी सीमा में कैद नहीं किया। वे एक क्यों? क्योंकि देखिए टापू एक सीमित होता है। वे एक टापू की तरह किसी स्थान विशेष या पशु पक्षी विशेष से नहीं बंध गए कि किसी एक पक्षी के बारे में, कि तोता के बारे में, कि केवल मैना के बारे में। ऐसा नहीं था। जो भी पक्षी थे उसके बारे में काफ़ी वे अध्ययन करते थे। उन्होंने अथाह सागर की तरह प्रकृति में जो जो अनुभव आए उन्हें संजोया। उनका कार्य क्षेत्र बहुत विशाल था, बहुत बड़ा था, अथाह था। ठीक है, पांचवा है, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं लिखिए। भाषा शैली, लिखने का तरीका, शब्द कैसे हैं इत्यादि। तो सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं। इस पाठ में उर्दू, तद्भव और संस्कृत अर्थात तत्सम शब्दों का मिश्रण है। उर्दू, तद्भव, संस्कृत शब्दों का मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि वे क्या थे? एक मुसलमान थे और उनके जीवन में, परिवार में, उनके परिवेश में उर्दू शब्दों का ज़्यादा प्रयोग होता था। इसलिए उन्होंने उर्दू शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया। देखिए थोड़ा उदाहरण, जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद। ये क्या है? उर्दू शब्द। और बहुत सारे हैं, ये तो थोड़ा उदाहरण है। और तत्सम शब्दों का प्रयोग जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीतमय, प्रतिरूप इत्यादि। और बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उदाहरण देकर बताया गया है। जाबिर हुसैन की शब्दावली गंगा जमुनी है। गंगा जमुनी मिली जुली, संगम, जहाँ पे गंगा जमुना मिलती हैं उसे संगम, तो गंगा जमुनी है। उन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वे सगी बहने लगती हैं। जैसे अंतहीन सफ़र। अब अंतहीन क्या है? अंतहीन है तत्सम शब्द। सफ़र क्या है? उर्दू शब्द है। प्रकृति की नज़र, प्रकृति तत्सम है, नज़र क्या है? उर्दू शब्द है। दुनिया संगीतमय, दुनिया उर्दू शब्द है और संगीतमय हिंदी शब्द है। जिंदगी, जिंदगी क्या है? उर्दू शब्द है। प्रतिरूप तत्सम शब्द है। जिंदगी का प्रतिरूप। इन प्रयोगों में एक शब्द संस्कृत का तो दूसरा क्या है? उर्दू का। इसे बोलते हैं गंगा जमुनी। ठीक है, अब जटिल वाक्यों का प्रयोग क्या क्या किया है? जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम, बंकिम मतलब टेढ़ी और जटिल है। वाक्य रचना, वाक्य कैसे हैं? जटिल भी हैं और टेढ़े भी हैं। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। कलात्मक, ठीक है, कलात्मक जिसमें कला हो, उनके हर वाक्य में है। उदाहरणतया, सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। देखिए कैसे हैं उनके वाक्य। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। अभी अलंकारिक शब्द भी हैं, ठीक है, उनको भी देख लीजिए थोड़ा। जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। उपमा रूपक उनके प्रिय अलंकार हैं। उदाहरणतया, अब तो वो उस वन पंछी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। तो यहाँ है वन पंछी की तरह, कैसा दे रहे हैं? उपमा दी जा रही है वन पंछी से। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। रोमांच का सोता, रोमांच रूपी सोता। तो इस तरह से इन्होंने प्रयोग किया है। और
भावानुरूप, भाव के अनुरूप भाषा क्या है? आज सालिम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं। कभी वे उत्तेजना लाने के लिए प्रश्न शैली, जिसमें ऐसा लगे कि प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न शैली का प्रयोग करते हैं और जटिल वाक्य बनते चले जाते हैं। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय की, लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पंछियों की वकालत करेगा? ठीक है। अब है इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो उन्होंने क्या, अपने जाबिर हुसैन ने सालिम अली के बारे में क्या लिखा? तो सालिम अली अनन्य प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें पक्षियों से विशेष प्रेम था। लेखक के शब्दों में उन जैसा बर्ड वॉचर शायद कोई हुआ है। वे हमेशा आँखों या गले में दूरबीन लटकाए रहते थे। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का तथा उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। वे स्वभाव से परम घुमक्कड़ और यायावर थे। यायावर जो हर समय घूमता रहता हो, उसे यायावर। लंबी यात्राओं ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। व्यवहार में वे इतने सरल, सीधे और भोले इंसान थे कि जटिल आदमी हैरानी में पड़ जाते थे कि क्या यही आदमी प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली है? वे किसी भी बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। ठीक है। 7वां है सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। अर्थात इस पाठ का नाम शीर्षक सांवले सपनों की याद क्यों रखा गया? ऐसा जाबिर हुसैन ने इसको क्यों दिया शीर्षक? अब इसमें कल्पना करनी रहती है। सांवले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने, किसके सपने, कौन से सपने, ये सपने सांवले क्यों हैं, कौन इन सपनों की याद में व्याकुल है, इत्यादि। तो सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते। हर कोई पक्षी प्रेमी प्रेम में इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यमय है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव का पहुंचा जा सकता है। चंदन की तरह घिस घिस कर मतलब चंदन को ऐसे ही सीधे नहीं लगा लेता है। चंदन जो लगाता है उसको घिसता है पानी के साथ, फिर माथे पर लगाता है। अर्थात इस पाठ को बहुत बारीकी से पढ़ना, पढ़ करके उसे समझना। ठीक है। तो ये शीर्षक की हो गई सार्थकता। अब है रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति में क्या दिया है? प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को भी व्यक्त करता है। केवल पक्षी प्रेमी नहीं, पर्यावरण की भी चिंता को दर्शाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? ठीक है, आप क्या योगदान देंगे? अब आप पर्यावरण को बचाने के लिए, जैसे अभी वर्तमान में देख लीजिए, पर्यावरण अपने आप बच रहा है। ठीक है, गाड़ियाँ चलनी कम हो गई हैं, धुएं कम हो गए हैं, कारखाने बंद हैं, नदियों का पानी 60 से 70% तक एकदम साफ़ हो चुका है। यह है पर्यावरण की सुरक्षा। आते जाते रास्तों में जहाँ देखते होंगे धूल के गुबार उठते थे, आज वह धूल के गुबार शांत हैं, सड़कें शांत हैं, आइए जाइए साफ़ सुथरा वातावरण दिख रहा है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं
जो कि पर्यावरण को अब है प्लास्टिक के सामान का उपयोग कम करें, कूड़ा कचरा बाहर फेंकने की बजाय उसे क्या करें, जो कूड़ेदान कचरे वाली गाड़ी आती है उसको दे दें। और बढ़िया गाना भी बन गया है, पशुओं के साथ क्रूरता का व्यवहार न करें, पशु पक्षियों के भोजन का भी कुछ प्रबंध करें। कैसे प्रबंध करें? बहुत सारे लोग देखिए, अभी गर्मी आ गई है, अपने छत पर उस किसी बर्तन में पानी किसी जो है मिट्टी के पात्र में पानी रख देते हैं। कुछ लोगों तो मैं खुद देखा हूँ कॉलोनी में वगैरह में, जो ड्रम होता है लोहे का, उसको आधा काट करके उसमें पानी भर देते हैं बाहर, और घूमते हुए जो जानवर होते हैं, सांड है, गाय है, कुत्ते हैं, ये सब उसमें पानी पीते हैं। तो ऐसे लोग हैं, उनकी सोच है, अलग अलग तरीके से लोग व्यवस्था करते हैं, अपने आसपास हरियाली उगाएं और उसकी रक्षा करें। तो भाई जिनके पास जगह है वो लोग बागान लगाते ही हैं, विभिन्न प्रकार के फूल पौधे, पत्तियाँ, ये एक शौक़ है, प्रकृति से प्रेम है। और ख़ास करके मैं उन लोगों को देखा हूँ जो कि बुज़ुर्ग हो गए हैं, 50 साल के ऊपर वाले, जिनके बच्चे पढ़ लिख कर बाहर चले गए हैं या नौकरी कर रहे हैं या शादीशुदा हैं, केवल पति पत्नी रह रहे हैं। तो वे लोग प्रायः क्या करते हैं, किसी पशु को रख लेते हैं या पेड़ पौधों को लगा देते हैं, जिसको पानी देते हैं। वे पेड़ पौधे, वे पशु पक्षी उनकी संतान जैसे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से, और आप लोग भी देखते होंगे कि इस तरह से कैसे कैसे जो है लोग पेड़ पौधों से लगाव रखते हैं, कैसे जानवरों से लगाव रखते हैं। और हमारी भारतीय परंपरा तो है ही, हाँ, कि पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। प्रायः ऐसा लोग करते हैं, और ख़ास करके इसमें बुजुर्ग लोग ज़्यादा सम्मिलित रहते हैं। ठीक है, उनसे लगाव हो जाता है। जब वो एक अकेलापन, एकाकीपन महसूस करते हैं तो वे ऐसा ही कार्य करते हैं। हाँ, हो सकता है हम लोग देखने में थोड़ा अजीब लगे कि देखिए लोगों को, गरीबों को खाने के नहीं है, यहाँ पे गाय को खिला रहे हैं, कुत्ते को खिला रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, यह उनका पशुओं, जानवरों, प्रकृति के प्रति क्या है, उनका प्रेम है। ठीक है, अब क्या है, पाठ्येतर सक्रियता। अपने घर या विद्यालय के नज़दीक आपको अक्सर किसी पक्षी को देखने का मौका मिलता होगा। अब आप लोग क्या, टिफ़िन के समय तो यहाँ की ओर कौवा दिखाई देता है, लेकिन शायद याद हो या आप लोग देखेंगे बारिश के समय में अपने जो खेल के मैदान है उसमें मैं कई बार बच्चों को दिखाया भी हूँ कि उसमें मोर मोरनी वगैरह विचरण करते रहते हैं, हम लोग उसे देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो यह हम लोग सौभाग्य है कि मोर बोलता है गर्मियों में, बरसात में खास करके। तो उस पक्षी का नाम जब उसे देखिए, उसका नाम, उसका भोजन क्या खाता है, खाने का तरीका, रहने की जगह और अन्य पक्षियों से संबंध आदि के आधार पर एक चित्रात्मक विवरण तैयार करें। तो अभी तो छुट्टी चल रही है, अगर आप लोग चाहें किसी पक्षी के बारे में जानकारी हो तो उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। हालांकि ऐसे प्रश्न परीक्षा में नहीं आते, लेकिन फिर भी आप अपनी रुचि के लिए ऐसा लिख सकते हैं। भाई एक तो आप लोग प्रतिदिन देखे ही होंगे कि कौवे आते हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चे रोटी के टुकड़े हवा में उछालते हैं और कौवा उस हवा में ही उस रोटी को लेके उड़ जाता है। उसका क्या अंदाज़ा रहता है, कैसे पकड़ लेता है। और ऐसा लिखा है कि कृष्ण भगवान के समय में भी वे क्या है, कौवा उनके हाथ से दूध जो रोटी रहती थी लेके भाग जाता था। तो एक लाइन है कि काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। माखन रोटी खा रहे हैं और कौवा लेके उसे उड़ जाता है। तो यहाँ पे कवि ने लिखा है कि काग मतलब कौवा, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कि उस कितना भाग्यशाली है कि भगवान के हाथों से मक्खन और रोटी लेके चला जाता है। यह क्या है, यही सोच है। ठीक है, तो आपकी और आपके सहपाठियों की मातृभाषा में पक्षियों से संबंधित बहुत से लोकगीत होंगे। ठीक है,
उन भाषाओं के लोकगीतों का एक संकलन तैयार करें। आपकी मदद के लिए एक लोकगीत यहाँ पे दिया जा रहा है। एक लोकगीत है। अब इसे गाने का तरीका क्या हो सकता है? अरे अरे श्यामा चिरैया झरोखवय मति बोलहू, मोरी चिरई अरि मोरी चिरई सिरकी भीतर बनजरवा, बनजरवा बंजारा, जगाई लई आवऊ मनाई लई आवऊ, कौने बरन उनकी सिरकी कौने रंग बरदी, पहनी कौने बरन बनजरवा, जगाई ले आई मनाई ले आई, जरद बरन उनकी सिरकी उजले रंग बरदी, संवर बरन बनजरवा, जगाई ले आऊ मनाई ले आऊ। चलिए ठीक है, हमें तो पता नहीं गाने के तरीके किस तरह से गाया गया है और किस बोली में है ये। तो इस तरह से लोग पक्षियों के बारे में, कौवा के बारे में कल्पना, विभिन्न प्रकार के, क्या, कागा चुन चुन खइयो सब दहिया तुम खइयो, और आँखियों के लिए मना करती है कि दो नैना मत खइयो पियो मिलन की आस, ऐसे पक्षी के लिए। और पक्षी संदेश भी लाते हैं। कौन कौन पक्षी? कबूतर, फिल्मों में इनके बारे में गाया गया है। कबूतर जा 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 कबूतर से संदेश भेजते हैं। और मलिक मोहम्मद जायसी, जैसा मैं कभी काल पढ़ाते समय बता भी देता हूँ कि मलिक मोहम्मद जायसी भी जो लिखे हैं पद्मावत, तो उसमें यहाँ से रानी नागमती राजा रत्नसेन जो सिंघल द्वीप चले जाते हैं तो उनके लिए संदेश भेजती हैं। किससे? पति सो कहे संदेशड़ा हे भंवरा हे काग, पति सो कहे संदेशड़ा हे भंवरा हे काग। कहती हैं अपने पति को संदेश किससे भिजवाती हैं? भंवरे से और कौवे से। देखिए आज भी, अब हम लोग जिसे अंधविश्वास माने या लोकाचार माने, लेकिन जिसके मुडेर पर घर के पास कौवा आज भी बोलता है तो कहते हैं कोई अतिथि आने वाला है। अनायास भंवरा कभी काल गुंजायमान होते हुए और घर में घुस आता है, फिर निकल जाता है, तो लोग कहते हैं कोई मेहमान आने वाला है, यह उनका संदेश लेके आया है। और बहुत सारे गीतों में ऐसा है कि कौवे से कहती हैं कि हे कौवा, मेरा संदेशा ले जाकर मेरे पति के पास, वह परदेश में रहता है, उसे दे देना, उसे सुना देना, मैं तेरा चोंच सोने से मढ़वा दूंगी। ठीक है, ये क्या है? कल्पना ही है। न वह संदेशा ले जाने वाला है और न इतना सोना है कि सोने से उसकी चोंच मढ़ाएगी, वह बैठकर आराम से सुनार के यहाँ चोंच मढ़वाएगा। लेकिन क्या है? कल्पना है। तो पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में, खास करके पक्षियों के बारे में संदेशवाहक इनको माना गया है। और आप लोग जैसा देखे ही है कि कहते हैं विष्णु जी की सवारी वाहन क्या है? गरुड़ पक्षी है। तो पहले से भी अगर हम उसे पौराणिक काल से देखते हैं, रामायण काल में देखते हैं, भगवान राम से गरुड़ पक्षी जो रहते हैं, संपाति मिलते हैं, जटायु मिलते हैं। जटायु कौन है? गरुड़ के ही वो हैं, रूप है, गिद्ध हैं। तो और वह ऐसा कहते हैं कि जटायु रावण से जाकर के लड़ भी जाता है और रावण तलवार से उसके पंख को काट देता है, जटायु आकर गिर जाते हैं। और जब भगवान राम जाते हैं, वन में घूमते हैं सीता की खोज में, तो वे सारी घटना को जटायु जी बताते भी हैं। तो यह पौराणिक काल से ही, रामायण काल, महाभारत काल, पौराणिक काल में आज भी लोग बाज पक्षी पालते, विभिन्न प्रकार के पक्षियों को पालते हैं, पहले की अपेक्षा ज़्यादा। तोता तो ऐसा पक्षी है जिससे लोग बात भी करते हैं, जिसको लोग रटाते भी हैं, वह उन शब्दों का उच्चारण भी करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। इन छुट्टियों में आप लोग पक्षियों को देखिए, उनके बारे में जानिए। और इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है। जैसा मैं इसका प्रश्नोत्तर बताया हूँ, वीडियो को पॉज कर करके आप लोग पूरे पाठ को बढ़िया सुंदर अक्षरों में लिखिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।